दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं 31वीं क्लास को लेकर हाजिर हूं। बड़े खुशी के साथ आपको बताना चाह रहा हूं कि 30 सेशन दोस्तों अब तक मैं ले चुका हूं। ये बहुत ही जबरदस्त सीरीज है। आज तक YouTube पर किसी भी प्लेटफॉर्म के द्वारा इस तरह की कोई सीरीज नहीं दी गई है। दोस्तों इस सीरीज में हम इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान सब विषय की चर्चा करने वाले और सीक्वेंस से चर्चा करें। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा पढ़ करके आपको। अगर पीछे के सेशन को आपने नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि जबरदस्त क्लास रही है। ठीक है, आज 31वां क्लास है और क्वेश्चन नंबर 901 से लेकर 930 तक के सवालों को हम हल करने वाले हैं। और आज का जो हमारा क्लास है दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास से एक टॉपिक है चोल वंश। इस चोल वंश से आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म की तरफ से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर फाउंडेशन बैच है क्या, तो याद रखिएगा जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी के लिए फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन करें। देखिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो विषय पर पकड़ कैसे बनाएंगे, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे। उसी तरह से दोस्तों एक फाउंडेशन बैच है और मैं कह रहा हूं कि इस फाउंडेशन बैच को पढ़ने के बाद आपकी नींव इतनी मजबूत हो जाएगी कि कुछ पूछना ही नहीं है। और ये फाउंडेशन बैच दोस्तों एनसीईआरटी पर आधारित होगा। जी हां दोस्तों, एनसीईआरटी पर पूरी तरह से बेस्ड होगा। पूरे एनसीईआरटी के साक्ष्यों के साथ दोस्तों इसमें क्लास दी जा रही है। तो आइए अलग अलग विषय के लिए जो बैच चल रहे हैं इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के सवालों को ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे आज हमारी 31वीं क्लास है और क्वेश्चन नंबर 901 से लेकर 930 तक के सवालों को कवर कर रहे हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं चोल वंश के इतिहास के बारे में। पहला सवाल, सर चोल वंश का संस्थापक कौन है, ये जरा बता दीजिए। अगर आपने इसकी पहले वाली क्लास देखा होगा तो इसके पहले मैंने बताया था संगम काल के बारे में। उस संगम काल में दोस्तों मैंने 3 राजवंश की चर्चा किया था, एक चोल राजवंश, एक चेर राजवंश और एक पांड्य राजवंश। जी हां दोस्तों, बराबर इन 3 दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में हमने चर्चा किया था कि एक दूसरे के समकालीन रहे हैं। और वहीं से हम शुरू करने चल रहे हैं चोल वंश का इतिहास। ठीक है, पहला सवाल जो दे रहा दोस्तों कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो कल की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। याद रखेगा, विजयालय नाम था। क्या नाम था दोस्तों? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? विजयालय को कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, सर ये गद्दी पर कब से कब बैठा? दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि गद्दी पर कब से कब बैठा, तो याद रखेगा 850 ईस्वी से लेकर के 875 ईस्वी तक का जो समय दोस्तों, वो याद रखेगा विजयालय का टाइम पीरियड है। याद रखेगा। अच्छा एक सवाल और याद रखेगा, चोल वंश की स्थापना किसके पतन के उपरांत किया गया, तो याद रखेगा पल्लवों के पतन के उपरांत। जी हां दोस्तों, जो पल्लव शासक थे तो याद रखेगा पल्लवों के पतन के पश्चात याद रखेगा किसकी स्थापना हुआ दोस्तों, तब जाकर दोस्तों किसकी स्थापना हुआ है, याद रखेगा चोल वंश आया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसके पहले दोस्तों पल्लवों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। याद रखेगा महाबलीपुरम का रथ मंदिर पल्लव शासकों के द्वारा बनाए गए थे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। चलिए आगे चर्चा होगा। लिख रहा विजयालय की राजधानी कहां थी। जी हां दोस्तों, विजयालय जो पहला शासक था इसकी राजधानी कहां थी, तो याद रखेगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चोल वंश के इतिहास को देखेंगे तो कई राजधानियां हुई हैं। समय समय पर अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग राजधानी बताई गई है। ठीक है, पहली जो राजधानी थी दोस्तों, उस राजधानी का नाम क्या था? उदययूर था। क्या नाम था दोस्तों? उदययूर नाम था। और ये हम लोगों ने कल की क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि विजयालय की दोस्तों राजधानी कहां थी, तो उदययूर था और बाद में राजधानी शिफ्ट कहां हो गई, तो याद रखेगा तंजौर में शिफ्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह से तीसरी राजधानी दोस्तों आप पढ़ेंगे कांचीपुरम। जी हां दोस्तों, कांचीपुरम भी दोस्तों कुछ समय के लिए क्या थी दोस्तों, याद रखेगा राजधानी के रूप में थी। तो कई राजधानियां बनी हैं समय समय पर, इनको याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विजयालय की राजधानी, तो विजयालय की राजधानी क्या थी? तंजौर या उदयपुर आप कर सकते हैं। आप देखिएगा परीक्षा में ऑप्शन क्या दिया है। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा विजयालय ने किस उपाधि को धारण किया था। किसकी उपाधि धारण की थी दोस्तों, तो जितने राजा थे वो अलग अलग उपाधियों को धारण करते थे। अगर मैं विजयालय की बात कर दूं तो विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण किया था। किसकी उपाधि? याद रखेगा, इस तरह का उपाधि आपने नहीं देखा होगा। कई बार हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों मराठा केसरी। ठीक है, मराठा केसरी किसे कहते भाई, तो वो कहा जाता बाल गंगाधर तिलक जी को। ठीक है, लेकिन एक केसरी शब्द आपको याद रखना है, नर केसरी। जी हां दोस्तों, नर केसरी की उपाधि किसने धारण किया है, तो विजयालय ने धारण किया है। और विजयालय कब से कब तक आया है दोस्तों शासन में, तो 850 से लेकर के 875 ईस्वी तक का जो समय दोस्तों, ये विजयालय का समय है। और इसी दौरान विजयालय ने चोल राजवंश की स्थापना किया था, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इस उपाधि के उपरांत दोस्तों एक मंदिर की स्थापना भी विजयालय ने किया था जिसका नाम है निशंभु। ठीक है,
ठीक है, याद रखेगा निशंभु, ठीक है, निशंभु, शंभु तो जानते हैं ना, शंभु शिव को कहा जाता है, ठीक है, शंभु नहीं निशुंभ याद रखेगा, निशुंभ, निशुंभ देवी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, निशुंभ पूरा नाम है निशुंभ सूदिनी देवी मंदिर, ठीक है, निशुंभ सूदिनी देवी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, याद रखेगा निशुंभ, निशंभु से याद रखेगा निशुंभ। शंभु क्यों मैं बोल रहा हूं, आगे जब आप पढ़ेंगे दोस्तों राजा राज के बारे में, तो आप पढ़ेंगे कि राजा राज ने क्या किया था, एक बहुत बड़े राज राजेश्वर मंदिर जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण उसने कराया था। तो शंभु याद रखेगा। और वैसे भी चोल वंश के जो शासक थे ना, ये शैव मत के मानने वाले थे, शैव धर्म को मानने वाले थे, आपको पता है दोस्तों। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा विष्णु के उपासक को क्या कहते थे, वैष्णव कहते थे, और शैव धर्म के उपासक को नयनार कहते थे, ठीक है, वो इसी चोल वंश में दोस्तों इनकी प्रतिष्ठा स्थापित हुई थी, तो ये भी याद रखेगा। तो यहां निशुंभ सूदिनी देवी याद रखेगा, निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया था विजयालय ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और किस किस तरह के सवाल है, चलिए। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो सवाल जवाब चल रहा है ना दोस्तों, अगर आपको विस्तार से पढ़ना तो मैं फिर आपको याद दिला दूं, इसीलिए फाउंडेशन बैच है, ठीक है, एकदम सीक्वेंस से चीजों को सीखना है, पढ़ना है, तो फिर आप आइए, फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत है। लिख रहा है चोल वंश का प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था या शासक कौन था। देखिए समझिएगा बात को, अगर आपसे पूछे कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, क्या पूछे, चोल वंश का संस्थापक, तब आपका उत्तर क्या होगा। अभी पीछे ही दोस्तों आपने पढ़ा था कि संस्थापक कौन था, विजयालय था। कौन था दोस्तों, विजयालय जो था ये संस्थापक था। लेकिन अगर सवाल पूछे कि पहला, बहुत बहुत प्रतापी शासक हुए भाई, चोल वंश में तो ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने भारत को ही नहीं जीता, भारत के अलावा 1200 द्वीपों पर भी अपना अधिकार किया। कितने द्वीप पर, 1200 द्वीप, उसमें श्रीलंका वगैरह, श्रीलंका इंडोनेशिया वगैरह सब जीत लिया था उन्होंने। तो ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, तो बहुत पराक्रमी राजा हुए। लेकिन आपसे क्या सवाल कर रहा है, सवाल कर रहा है कि पहला सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था। तो एक राजा है दोस्तों कारिकल। कारिकल का जो समय दोस्तों कहा जाता है विजयालय से भी पुराना है, ठीक है, याद रखिएगा। कारिकल या फिर करिकाल कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, याद रखिएगा। इसका जो टाइम पीरियड दोस्तों, ये जैसे विजयालय का टाइम पीरियड क्या था, तो हमने पढ़ा 850 से लेकर 875 ईस्वी तक का समय ना, यही पढ़ा ना। लेकिन अगर कारिकाल की बात करेंगे तो कारिकाल का टाइम पीरियड क्या है, 190 ईस्वी। दोनों में अंतर देख रहे हैं कितना ज्यादा अंतर है, लगभग मतलब 500-600 साल का अंतर है, ठीक है। तो याद रखिएगा कारिकाल को भी दोस्तों चोल वंश का ही राजा माना जाता है, लेकिन तब चोल एकदम मतलब छोटे स्तर पर था। चोल का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता, तो विजयालय को कहा जाता है, ठीक है। इस संस्थापक के साथ साथ कभी कभी एक शब्द दे सकता है दोस्तों, वास्तविक संस्थापक, ठीक है। क्या दे सकता है, वास्तविक संस्थापक, तभी आप विजयालय करिएगा। वरना अगर हम बात करें दोस्तों कारिकल की, तो कारिकाल या कारिकल जो नाम है याद रखेगा और भी ज्यादा पुराना है, ये और भी ज्यादा पुराना है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा कावेरी नदी के तट पर एक शहर है दोस्तों, पूहर शहर। उसी को हम दोस्तों कावेरी पत्तनम भी कहते हैं, कावेरी नहीं कावेरी याद रखेगा, उसी को हम कावेरी पत्तनम भी कहते हैं, याद रखेगा। अब कई बार सवाल पलट के पूछता है, जैसे कैसे पूछता है बताइए, पूहर किस नदी के तट पर है, तो जवाब क्या होगा भाई, पूहर जो है वो कावेरी नदी के तट पर है। या पूछ देता है कि पूहर को और किस नाम से, अन्य किस नाम से जानते हैं, तो जवाब क्या आ जाएगा, कावेरी पत्तनम के नाम से जानते हैं। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, अभी पूछ रहा है कि कावेरी नदी के तट पर पूहर या कावेरी पत्तनम की स्थापना किसने किया था, तो याद रखेगा करिकाल ने किया था, ठीक है। कारिकल या करिकाल के द्वारा ही दोस्तों इसकी स्थापना किया गया है, इसको भी याद रखेगा। एक सवाल और कारिकाल से संबंधित बहुत बेहतरीन पूछता है कि चोल वंश का वह कौन सा शासक था जिसने उद्योग धंधों पर विशेष ध्यान दिया, कृषि पर विशेष ध्यान दिया, ठीक है। तो याद रखेगा उद्योग धंधे और कृषि, उद्योग धंधे एवं कृषि को दोस्तों बढ़ावा देने का जो पहला काम किया था ना, वो किसने किया था, याद रखेगा वो कारिकाल ने किया था, ठीक है, वो कारिकाल ने किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए जैसे ये सवाल इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से एक दो सवाल और बता रहा हूं, ठीक है। चोल साम्राज्य को अपने स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। आप जब कभी ये पॉलिटी विषय पढ़ेंगे, भारतीय राज व्यवस्था पढ़ेंगे, तो उस भारतीय राज व्यवस्था में दोस्तों स्थानीय स्वशासन की चर्चा होगा। और स्थानीय स्वशासन की चर्चा करते हुए जब प्राचीन इतिहास से सवाल को जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे कि पूरे भारत में सबसे बेहतरीन स्थानीय स्वशासन अगर कहीं को देखने को मिला है, ग्राम स्वशासन देखने को मिला है, तो वह चोल वंश में देखने को मिला है, ठीक है। तो याद रखेगा एक पॉइंट यहां पर और याद रखेगा, स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था, स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था। इसके अलावा प्लस क्या कर सकते हैं, कहीं कहीं पर दोस्तों मिलता है ग्राम स्वशासन के लिए जाना जाता था, ठीक है, ग्राम स्वशासन। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि ग्राम स्वशासन और स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सा राजवंश जाना जाता था, तो चोल वंश याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं।
आप इन सवालों को पढ़ करके मैं कह रहा हूं कि कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, अगर चोल वंश से सवाल होगा तो निश्चित रूप से मैं आपको इस एक कक्षा में आपको समझा पा रहा हूं। आप सोचो, जब आप फाउंडेशन बैच में आएंगे, जब चोल वंश पर कई सारी क्लासेस में आपको दूंगा कि चोल वंश का प्रशासन क्या था, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या थी उस समय। अब देखिए, चोल वंश की नौसेना बहुत तगड़ी थी। आप कहेंगे सर क्या गारंटी नौसेना तगड़ी थी? अरे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि चोल वंश के राजाओं ने 1000 से ज्यादा द्वीपों पर कब्जा किया था। तो कैसे गए थे? श्रीलंका गए कैसे थे? जहाज रहा होगा तभी तो गए होंगे। यानी उनकी नौसैनिक व्यवस्था दोस्तों बहुत मजबूत थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कैसे थी, क्या जहाज थे, कैसे लड़ाई करते थे, कितनी सेना थी, कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने पैदल। ठीक है, ये सब कुछ दोस्तों चर्चा होगा कहां पर? फाउंडेशन बैच में। आप वहां आइए, वहां बहुत मजा आएगा। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा है चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? ये तीसरा अच्छा सवाल है। बहुत सारे बच्चों तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सर्वाधिक प्रसिद्ध पहला शासक कौन था, ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा पराक्रमी कौन था। अब जब सबसे ज्यादा पराक्रमी आएगा ना, तो या तो राजा राज का ऑप्शन आएगा, राज प्रथम, जिसे राजा राज प्रथम भी कहा जाता था, या राजेंद्र प्रथम का नाम आएगा। ठीक है, ये दो क्या थे दोस्तों? इन्होंने चोल साम्राज्य की सीमा को इतना बढ़ा दिया, आपकी कल्पना से परे। इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार सब कब्जा कर लिया। ठीक है, सब कब्जा कर लिया। इतनी जबरदस्त इनकी व्यवस्था थी, इनकी नौसैनिक व्यवस्था, इनकी सैनिक व्यवस्था, सब चीजें मजबूत थी। तो वहां पर आएगा। लेकिन अगर पूछे वहीं पर पहला सर्वाधिक पराक्रमी शासक और पहला लगा दे, तब कार्यकाल का नाम बताइएगा। ठीक है, वास्तविक संस्थापक पूछ दे तो विजयालय का नाम बताइएगा। और यहां क्या पूछ रहा है? चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? तो आदित्य प्रथम याद रखिएगा। ठीक है, किसने स्थापित किया था दोस्तों? आदित्य प्रथम ने क्या किया था दोस्तों? ये चोलों का स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था, याद रखेगा। अब दूसरा मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये गद्दी पर कब बैठा? तो याद रखेगा, ये 875, ये जब विजयालय का टाइम समाप्त होता है ना, तो 875 में जब विजयालय समाप्त होगा तब ये गद्दी पर आता है। और 907 ईस्वी तक दोस्तों ये गद्दी पर बना रहता है आदित्य प्रथम, इसको याद रखेगा। ठीक है, आदित्य प्रथम ही वो शासक था जिसने क्या किया? पल्लवों को धूल चटाया था। ठीक है, पल्लवों को धूल चटाया था। धूल चटाने का मतलब बुरी तरह से दोस्तों पल्लवों को पराजित करने वाला शासक कौन था? आदित्य प्रथम था। इसीलिए कहा गया दोस्तों स्वतंत्र राज्य की स्थापना। विजयालय के समय में स्वतंत्र राज्य बना नहीं था, केवल पल्लवों से लड़ाई चल रही थी। लेकिन यहां पर दोस्तों जब पल्लवों को धूल चटा दिया तब ये चीज आती है। और यहां पर आदित्य प्रथम के द्वारा दोस्तों एक उपाधि धारण किया गया। सवाल आपसे पूछता है, ठीक है, कि बताइए किस शासक ने फला उपाधि धारण किया, या फिर आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया? इस तरह से सवाल आते हैं। तो याद रखिएगा कोदंड राम। जी हां दोस्तों, आदित्य प्रथम की उपाधि क्या थी? इनकी उपाधि क्या थी? याद रखेगा कोदंड राम। जी हां दोस्तों, कोदंड राम की उपाधि दोस्तों इन्होंने धारण किया था। यह बहुत स्पेशल सवाल है। सवाल ऐसे भी आता है कि कोदंड राम की उपाधि किसने धारण किया? और ऐसे भी पूछ सकता है। उसी तरह से अभी पीछे आपने पढ़ा, ये अभी पीछे दोस्तों जो मैंने बताया नरकेसरी किसने धारण किया था? तो विजयालय ने धारण किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है किस युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय? देखिए कई जगहों पे दोस्तों आपको कृष्ण प्रथम मिलेगा, गलत है। ठीक है, कई सारी किताबों में लोगों ने जैसे चाहा वैसे छाप दिया, कोई पूछने वाला नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, कृष्ण तृतीय की बात हो रही है। अगर हम राष्ट्रकूट राजवंश की बात करेंगे तो इसके संस्थापक कौन थे? आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे, जब राष्ट्रकूट के बारे में आपको बताऊंगा तो याद रखेगा मैं आपको पढ़ाऊंगा दंती दुर्ग के बारे में। किसके बारे में? दंती दुर्ग के बारे में। दंती दुर्ग क्या था दोस्तों? ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कहा जाता है, दंती दुर्ग। ठीक है, और राष्ट्रकूटों ने ही दोस्तों एलोरा के गुफाओं का निर्माण कराया था। मैंने आपको बताया था एलोरा रा से राष्ट्रकूट को आप याद रखेगा। ठीक है, ये सब चीजें भी आपको ध्यान देना है। तो लिख रहा दोस्तों राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम। ये परांतक प्रथम कौन था दोस्तों? ये चोल वंश का राजा था। ठीक है, ये चोल वंश का राजा था और परांतक प्रथम को बुरी तरह से पराजित किया। दोस्तों उस युद्ध का नाम आपको बताना है, याद रखेगा भैया। उस युद्ध का नाम क्या है? इधर लिखता हूं दोस्तों, उसका नाम है तक्कोलम का युद्ध। क्या है? याद रखेगा, तक्कोलम का युद्ध। मैंने कई बार दोस्तों ये सर्च करने का प्रयास किया कि तक्कोलम का युद्ध हुआ कब था, तो कम से कम 4-5 इसके अलग अलग तिथि मिली, इसलिए मैं आपको तिथि नहीं बताना चाहता। नॉर्मली सवाल कैसे बनता है कि तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? आपके परीक्षा में इतना भी नहीं देता। आपके परीक्षा में देता है कि राष्ट्रकूट पल्लवों के साथ, राष्ट्रकूट चोलों के साथ, चोल और चेर के साथ, चोल जो है पांड्य के साथ, इस तरह से ऑप्शन देगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रकूट और चोल के बीच में दोस्तों ये लड़ाई हुआ था। राष्ट्रकूट जीते थे, चोल हारे थे। राष्ट्रकूटों की तरफ से कृष्ण तृतीय ने लड़ाई लड़ा था और चोल की तरफ से परांतक प्रथम ने लड़ाई लड़ा था। ये 3-4 फैक्ट आप याद रखेंगे। और ये तक्कोलम का युद्ध है, याद रखेगा। इस युद्ध को किसके नाम से जानते हैं? तक्कोलम का युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी के बाद दोस्तों यहां
राष्ट्रकूट नदेश जो कृष्ण तृतीय थे ना, इस लड़ाई के बाद ही दोस्तों उन्होंने क्या किया था, एक उपाधि अच्छा ये तो छोड़िए अभी, ये तो हम जब राष्ट्रकूट में आएंगे तब बताएंगे किसने कौन सी उपाधि धारण किया। तक को हम फिलहाल याद रखे, परांतक का टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। परांतक कब आता दोस्तों, तो पिछला वाला जो हमने पढ़ा आदित्य प्रथम, पहला हमने पढ़ा विजयालय, विजयालय 850 से 875 ईस्वी तक चला, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आदित्य प्रथम के बारे में पढ़ा। आदित्य प्रथम 875 से 907 तक चला, और इसकी कहानी 907 से स्टार्ट होगा। तो याद रखिएगा 907 ईस्वी से लेकर के कब तक दोस्तों चला है, तो 53 तक, बड़ा लंबा राजपाट चला है, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत लंबा राजपाट चला है, इसको याद रखिएगा परांतक प्रथम के द्वारा चलाया गया। ऐसा नहीं कि परांतक प्रथम ने कोई युद्ध जीता नहीं, बहुत सारी युद्ध जीता, लेकिन राष्ट्रकूटों से जो लड़ाई हार गया ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। परांतक प्रथम की एक उपाधि है दोस्तों, इसकी उपाधि आपसे परीक्षा में पूछता है, ठीक है। मान लीजिए पूछ दे कि परांतक प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया, जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा ना, अलग अलग उपाधियों के बारे में पढ़ा, जैसे कोदंडराम की उपाधि आदित्य प्रथम ने धारण किया, विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण किया, उसी तरह से परांतक प्रथम ने क्या धारण किया है, तो इसने धारण किया है मदुरई कोंड। क्या है, मदुरई कोंड, याद रखिएगा मदुरई कोंड, मदुरई कोंड की उपाधि दोस्तों इसने धारण किया है, याद रखिएगा परांतक प्रथम ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है चोल राजवंश के किस शासक को सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका राजपाट बहुत ज्यादा नहीं चला, लेकिन सुंदर चोल याद रखेगा, परांतक प्रथम के ठीक बाद परांतक द्वितीय राजा बनता है। कौन बनता है, परांतक द्वितीय, ठीक बाद वो नहीं बनता है, बीच में दोस्तों गंडरादित्य बनता है, याद रखेगा। ये 53 से लेके मैं आपको बता दूं, एक और है दोस्तों गंडरादित्य, जी हाँ दोस्तों गंडरादित्य याद रखेगा, ये राजा बनता है बीच में, ये 953 ईस्वी से लेकर के 957 ईस्वी तक 3-4 साल तक के लिए राजा रहता है, ठीक है। और उसके बाद कौन आ जाता है दोस्तों, अब गंडरादित्य का उतना अच्छा शासन नहीं रहता, तो परांतक द्वितीय आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जनरली इसको पढ़ते हैं, तो ये 57 में नहीं, शायद ये 56 है, ठीक है, क्योंकि इसका तो 56 से स्टार्ट होगा, तो आप 56 ही करिए, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब जो परांतक द्वितीय दोस्तों ये 956 में राजा बनता है, इसीलिए डिफरेंस है। तो यहाँ 53, यहाँ 56, आप ध्यान दीजिएगा, परांतक प्रथम और परांतक द्वितीय के बीच में दोस्तों जो 2-3 साल का डिफरेंस है, 3 साल का लगभग, वो किस लिए है, क्योंकि बीच में गंडरादित्य नाम का एक शासक आता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। कोई बहुत ज्यादा कहानी नहीं, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, जब आप फाउंडेशन बैच में आएंगे तो वहां एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तो अभी याद रखें दोस्तों 956 ईस्वी से लेकर के 973 ईस्वी तक, कब तक दोस्तों, 973 ईस्वी तक दोस्तों कौन गद्दी पर बैठा है, सुंदर चोल बैठा है। सुंदर चोल किसे कहा जाता है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार आया है कि किस चोल वंश के किस शासक को सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है, तो याद रखेगा परांतक द्वितीय को कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों, अगला सवाल क्या दे रहा है सुनिए, लिख रहा है कि चोल वंश का प्रथम महान शक्तिशाली शासक कौन है, तो याद रखेगा यहां राजराज प्रथम का नाम भी आता है, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शासक है दोस्तों, याद रखेगा, ये दोनों ही अपने आप में बहुत बहुत शक्तिशाली रहे, ठीक है। तो अगर हम कह दें दोस्तों प्रथम, तो अब देखिए प्रथम पे तो दोस्तों आप बल्कि राजेंद्र, इनको 1 नंबर पे डाल दीजिए, इनको 2 नंबर पे याद रख लीजिए, ठीक है। तो अगर हम प्रथम महान शक्तिशाली करेंगे और कार्यकाल को छोड़ दे, क्योंकि कार्यकाल का टाइम बहुत पुराना है, 190 ईस्वी है ना, वो बहुत ज्यादा पुराना है। तो यहां पर अगर हम बात करें राजराज प्रथम का, तो इसको याद रखेगा दोस्तों, राजराज प्रथम ने एक उपाधि भी धारण किया था, रविकुल माणिक्य, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर पूछता है सवाल, राजराज प्रथम की उपाधि क्या थी दोस्तों, प्रथम की उपाधि क्या थी, तो याद रखेगा रविकुल मतलब सूर्यकुल ना, रविकुल माणिक्य, जी हाँ दोस्तों रविकुल माणिक्य, जी हाँ दोस्तों राजराज प्रथम की उपाधि क्या है, याद रखेगा रविकुल माणिक्य नाम की उपाधि धारण किया था। इसके अलावा दोस्तों इसे चोल मार्तंड भी कहते थे, मार्तंड भी दोस्तों सूर्य को कहा जाता है। तो यहां पर याद रखेगा चोल मार्तंड किसको कहते थे, चोल मार्तंड, ठीक है, मार्तंड, ठीक है। तो याद रखेगा चोल मार्तंड किसे कहते थे, चोल मार्तंड ये राजराज प्रथम को ही कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा इसे और भी कहा जाता था जयन गोंड, क्या कहा जाता था, जयन गोंड। ऐसे कई सारी उपाधियां हैं। तो आप आइए, तो आगे चर्चाएं होती रहेंगी हमारी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से आ रहा है ना। धीरे धीरे दोस्तों इतिहास के पन्नों को पलटते हुए हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। देखिए ये उनके लिए है ना जो कभी ना कभी कोचिंग किया हो, ठीक है। अगर आप कोचिंग किए होंगे तो सारी चीजें आपके नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए, सब आपको याद होना चाहिए। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं भाई, आप कुछ जानो ना जानो लेकिन सीक्वेंस जानो।
हम 31वें पार्ट पर हैं, पीछे का पार्ट जाकर जरूर देखो, क्योंकि बिना उसके आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। बीच बीच से पढ़ने का क्या मजा है जब मैं आपको शुरू से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, और ज्यादा समय नहीं जाता, आधे घंटे की क्लास होती है, बढ़िया क्लास होती है, आधे घंटे की, मजा आ जाता है पढ़ करके। आप पढ़ो तो सही, 4-5 वीडियो देखो, ना मजा आए तो बताओ, ठीक है। आगे पढ़िए। लिख रहा राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों ज्यादातर जो चोल वंश के शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। किसके थे दोस्तों? वो शैव धर्म के अनुयायी थे, इसको याद रखेगा। तो राजराज प्रथम भी किस धर्म में आ गया? शैव धर्म, ठीक है। और दोस्तों राजराज प्रथम ने याद रखेगा क्योंकि यह शैव धर्म का अनुयायी था, इसलिए दोस्तों इसी से संबंधित एक उपाधि भी धारण किया था। कोई बच्चा बता सकता है? याद रखेगा शैव धर्म अर्थात शिव से संबंधित इसकी उपाधि थी, शिवपाद शेखर इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवपाद शेखर, शिवपाद शेखर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? शिवपाद शेखर भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा रविकुल, रविकुल माणिक्य किसे कहते हैं? वो भी राजराज प्रथम को कहते हैं, ठीक है। चोल मार्तंड किसे कहते हैं? वो भी इन्हीं कहते हैं। जैन गोंड किसे कहते हैं? इन्हीं कहते हैं। शिवपाद शेखर किसे कहते हैं? इन्हीं कहते हैं। राजराज या बेदेश्वर या राजराजेश्वर का मंदिर जो बनवाया है, किसने बनवाया है? याद रखेगा यह मंदिर तंजौर में बना हुआ है। सवाल ये भी आता है कि बृहदेश्वर का मंदिर कहां पर है, बताइएगा। तंजौर में, ठीक है। और करा वहां पर जो शिव मंदिर हो किसने बताया? तो याद रखेगा इस बृहदेश्वर के मंदिर को राजराजेश्वर का मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। राज राजेश्वर मंदिर, जी हाँ दोस्तों, राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इसको बनवाया था राजराज प्रथम ने, ठीक है। राजा राज प्रथम, ठीक है। अब देखिए कई जगह पे दोस्तों राजा राज कहा जाता है, कई जगह पे राजराज कहा जाता है, ठीक है। तो राजराज प्रथम कहा जाता है, याद रखेगा। अच्छा, ये मंदिर दोस्तों किस शैली में बना हुआ, मान लीजिए सवाल आए तो दक्षिण भारतीय मंदिरों की खासियत थी कि वो द्रविड़ शैली में बने होते थे। उत्तर भारत थोड़े कि नागर शैली देखने को मिले, ठीक है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में और दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में देखने को मिलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा किस शासक ने चोल अभिलेखों का प्रारंभ, किस शासक ने चोल अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ करवाने की प्रथा की दोस्तों? तो याद रखेगा ये जो राजराज प्रथम है ना, ये राजराज प्रथम के द्वारा ही दोस्तों ये शुरू किया गया। पहली बार चोल वंश के शासकों के द्वारा दोस्तों ऐतिहासिक प्रस्तर की शुरुआत किया गया, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, टाइम पीरियड इनका क्या था? तो याद रखेगा इनका जो टाइम पीरियड चला दोस्तों 985 से लेकर के, अब देखिए 15 साल इधर आ जाएंगे 1000 समथिंग में 1014 ईस्वी तक, ठीक है। और आपको याद होगा दोस्तों ये वही टाइम पीरियड है जब महमूद गजनवी भारत आया था। तो एक सवाल और बनता है कि बताइए महमूद गजनवी के समकालीन कौन है? तो क्या बताएंगे? राजराज प्रथम जो है वो महमूद गजनवी के समकालीन है। महमूद गजनवी गुजरात से चला गया, सोमनाथ पे हमला करके दक्षिण भारत गया होता तो कचूमड़ निकल जाता उसका, ठीक है। खैर भाग गया, ठीक है, मर भी गया, लेकिन अगर पहुंच जाता ना तो इनसे लड़ने भर का नहीं था, क्योंकि बहुत शक्तिशाली शासक हैं दोस्तों राजराज प्रथम, इनको याद रखेगा, ठीक है। और दूसरा सबसे शक्तिशाली शासक वो राजेंद्र प्रथम है, तो उनसे भी सवाल आएगा। लिख रहा है किस चोल शासक को गंगा का विक्टर कहा जाता है? गंगा का विक्टर क्यों कहा जाता है दोस्तों? पहले ये समझिए, ठीक है। क्योंकि दक्षिण भारतीय शासक होने के बावजूद भी, दक्षिण भारतीय शासक होने के बावजूद भी वो गंगा को देखने आए, गंगा को देखने उत्तर भारत आए थे, ठीक है। उत्तर भारत आए थे, ठीक है। शासक कहां के दोस्तों? शासक दक्षिण भारत के हैं और गंगा का दर्शन करने उत्तर भारत चले आए, इसलिए गंगा का विक्टर किसे कहा जाता? बहुत अच्छा सवाल है, याद रखेगा ये राजेंद्र चोल को कहा जाता है। याद रखेगा इनको राजेंद्र चोल भी कहा जाता है और राजेंद्र चोल प्रथम भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा राजेंद्र चोल या राजेंद्र चोल प्रथम, याद रखेंगे इन्हें गंगा का विक्टर कहा जाता है, क्योंकि पहली बार कोई दक्षिण भारतीय राजा, वो भी इतना बड़ा राजा जिसने हजारों द्वीपों पर कब्जा किया और वो भारत की तरफ आया हो, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। टाइम पीरियड इनका क्या दोस्तों? तो याद रखेगा राजा राज प्रथम के पुत्र थे, 1014 में उनका शासन समाप्त हुआ है। अरे 985 से 1014 वहां चला है, तो इनका टाइम पीरियड क्या आ गया? याद रखेगा इनका टाइम पीरियड आ गया 1014 ईस्वी से लेकर के, और यहीं से आगे बढ़ जाएगा 44, ठीक है। 1014 से लेकर के 1044 ईस्वी तक का जो समय है वो किसका है? याद रखेगा वो राजेंद्र प्रथम का टाइम पीरियड है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, ध्यान में रखते चलिए, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है किस चोल शासक के काल में चोल का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस चोल शासक के काल को दोस्तों स्वर्ण काल माना जाता है? तो याद रखिएगा राजेंद्र चोल के शासक काल को दोस्तों, राजेंद्र चोल के शासन काल को दोस्तों स्वर्ण काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनके पश्चात, याद रखेगा इनके पश्चात चोलों का पतन होना शुरू हो गया। चोलों
चोलों का पतन प्रारंभ हो गया। ठीक है, इनके जाने के बाद दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, चोल शक्ति जो बढ़नी थी बढ़ चुकी थी। अपने चरम सीमा पर कहां थी चोलों की शक्ति, यही स्वर्णिम काल था। राजेंद्र प्रथम के टाइम चोलों की शक्ति क्या थी, सबसे चरम पे थी। और राजेंद्र प्रथम के हटने के बाद दोस्तों धीरे धीरे चोल साम्राज्य का पतन होने लगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे सवाल हैं, क्लियर कट याद रखेगा। लिख रहा राजेंद्र चोल ने कौन सी उपाधि धारण किया। ठीक है, जैसे हमने इनके पिताजी की बात करते हैं राजराजेश्वर प्रथम की, तो श्रीपाद शेखर की उपाधि धारण किया था शैव मतावलंबी होने की वजह से। ठीक है, इसके अलावा रविकुल माणिक्य की उपाधि धारण किया था, हुआ था ना। इसके अलावा चोल मार्तंड की उपाधि धारण किया था। इसके अलावा गैनकोंड की उपाधि धारण किया था। ये सारी उपाधियां थी। अगर मैं कहूं कि राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों या राजेंद्र चोल प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया, तब आप क्या बताएंगे, याद रखेगा इन्होंने गंगई कोंड, ये इनकी गंगई कोंडम कहा जाता है वैसे। ठीक है, तो याद या खाली आप गंगई कोंड भी कह सकते हैं, गंगई कोंड चोल। ठीक है, ये नाम लगा दीजिए इनके आगे, गंगई कोंड चोल। ठीक है, ये इनकी सबसे जो था इंपॉर्टेंट ये था। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपसे बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और एक मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है। ठीक है, एक नॉर्मल है कई बार, क्योंकि बहुत सारे 1000 द्वीपों से ज्यादा पर इन्होंने अपना कब्जा किया था, 1000 द्वीपों को जीता, इसलिए लोग इन्हें वीर राजेंद्र भी कहते थे। ठीक है, वीर राजेंद्र के नाम से भी दोस्तों जानते थे। तो सारी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, मेन है गंगई कोंड चोल दोस्तों, यह किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई, सैंपल के तौर पर किताबें दिखा जा रही, केवल इतनी किताबें नहीं है, और भी बहुत सारी किताबें आप चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर उन किताबों को परचेज कर सकते हैं। देखिए जिस तरह से यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट आपको इस क्लास में मिल रहा है ना, उसी तरह से हमारी किताबों का ही एक अलग लेवल है। इन किताबों को जब आप पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपको लगेगा कि वाकई सर आपने जो कहा गजब का है। ठीक है, बहुत जबरदस्त किताबें हैं। मैं कह रहा हूं किताबों को जज किससे करें, जज करते हैं क्वालिटी कंटेंट से। आप किताबों को लेकर के एक बार चेक तो करिए कि औरों से डिफरेंट है कि नहीं, कि कॉपी पेस्ट तो नहीं किया गया किसी का। ये चीज आप लीजिए तब देखिए। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। मिलेगा कहां सर किताब, तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, हमारा वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा और कहां से मिल जाएगा, तो याद रखेगा अमेजन, फ्लिपकार्ट, वहां पर भी मैंने लिस्ट कर दिया किताबों को, ताकि जो बच्चे कैश ऑन डिलीवरी चाहते हैं उनको वहां से किताबें मिल जाए। लिख रहा दोस्तों किस शासक ने चिदम्बरम मंदिर में, जहां दोस्तों चिदम्बरम मंदिर में एक मूर्ति थी दोस्तों गोविंद राज। ठीक है, ये गोविंद राज की जो प्रतिमा थी, भगवान विष्णु की प्रतिमा थी, उसे उखड़वा करके समुद्र में फेंकवा दिया। क्या बात कर रहे हैं, ये चोल वंश का राजा था। हाँ, क्यों फेंकवा दिया भाई, क्योंकि चोल वंश वाले अपने आप को क्या मानते थे, शैव मतावलंबी मानते थे, वैष्णव धर्म से थोड़ी नफरत थी। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों किसने फेंकवाया था, तो याद रखेगा कुलोतुंग प्रथम ने। किसने फेंकवाया था, कुलोतुंग प्रथम ने दोस्तों फेंकवाया था। जब ऐसे से फेंकवाएंगे तो साम्राज्य का पतन तो हो ही जाएगा ना, है कि नहीं, साम्राज्य का पतन तो ही जाएगा, हो गया पतन। ठीक है, तो याद रखिएगा कुलोतुंग प्रथम ने फेंकवा दिया था। दोस्तों ये जो मूर्ति है ना, गोविंद राज की जो मूर्ति है, आगे चल के आपने एक जगत गुरु रामानुजाचार्य के बारे में सुना होगा, रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य ने दोस्तों समुद्र से उस मूर्ति को निकलवाया और निकलवा करके तिरुपति बालाजी में स्थापित कराया। ठीक है, ये वही मूर्ति है तिरुपति बालाजी जो आप देखते हैं, तिरुपति बालाजी में दोस्तों उसी मूर्ति को क्या कराया, पुनर्स्थापना कराया है। याद रखेगा किसने करवाया है, तो जगत गुरु रामानुजाचार्य ने उसी मूर्ति को, जिसको कुलोतुंग प्रथम ने फेंकवा दिया था, उसी मूर्ति को निकलवा करके उसको पुनर्स्थापित कराया। ये भी याद रखेगा। लिख रहा है चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, अंतिम शासक कौन दोस्तों, तो याद रखेगा अंतिम शासक का नाम था, पहले पे राजेंद्र था, राजेंद्र प्रथम, और अंतिम पे कौन है दोस्तों, तो याद रखेगा राजेंद्र द्वितीय को दोस्तों, राजेंद्र तृतीय को क्या माना जाता है, द्वितीय नहीं, राजेंद्र तृतीय को चोल वंश का अंतिम राजा माना जाता है। किसे, राजेंद्र तृतीय को अंतिम राजा माना जाता है। लिख रहा है किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक, और मैंने तो आपको बताया कि चोलों की नौसेना बहुत तगड़ी थी, तो नौसैनिक शक्ति का दोस्तों इस्तेमाल किया था। ये किसने किया था, तो सबसे ज्यादा चरम सीमा पर अपना चोल साम्राज्य कब था, तो याद रखेगा राजेंद्र प्रथम के समय में था, और उन्हीं के समय में दोस्तों याद रखेगा एक कार्य हुआ था। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जो भेजने का काम किया, हिस्सों को जीतने का काम किया, चाहे वो श्रीलंका रहा हो, चाहे वो कोई भी द्वीप रहा हो, 1000 से ज्यादा द्वीप हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। लिख रहा है किस चोल शासक को गंगम नामक बृहद, जी हां दोस्तों, गंगम नाम के एक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का दोस्तों श्रेय दिया जाता है, और राजा कौन सा था, तो याद रखेगा वो राजेंद्र चोल ही था। कौन था दोस्तों, राजेंद्र चोल ही था दोस्तों, जिसे राजेंद्र प्रथम भी कहा जाता है, इसको याद रखेगा। ठीक है, इन्हीं को दोस्तों गंगा का विक्टर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, गंगा का विक्टर,
ठीक है। और एक उपाधि भी है दोस्तों गंगईकोंड, गंगईकोंड की उपाधि भी दोस्तों किसने धारण किया था? याद रखेगा राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल का उपाधि धारण किया था। आगे लिख रहा है कुशल ग्रामीण प्रशासन। अरे कुशल ग्रामीण प्रशासन छोड़िए, हमने तो इतना भी सुना कि स्थानीय स्वशासन की बात करिए, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। तो लिख रहा दोस्तों स्थानीय स्वशासन एक कहां देखने को मिलता था? ये चोलों की विशेषता थी, ठीक है, चोलों की क्या थी? विशेषता थी स्थानीय स्वशासन, इसको याद रखेगा। अगला लिख रहा है कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो याद रखेगा चोल राजवंशी था, ठीक है। चोल राजवंश अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए जाना जाता था, या फिर आप कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था, अपनी नौसेना के लिए जाना जाता था। ये मतलब लोगों से लीक से हट करके सवाल है, ठीक है, इसके लिए भी जाना जाता था, ठीक है। चलिए और बढ़िए, लिख रहा है चोल साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित जानकारी दोस्तों कहां से मिलती है? भाई ये जानकारी कहां से मिलती है? तो याद रखेगा एक शिलालेख है जिसका नाम है उत्तर मेरूर शिलालेख। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है उत्तर मेरूर। जी हां दोस्तों, उत्तर मेरूर शिलालेख जो दोस्तों उसके माध्यम से जानकारी मिलती है। किसके बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है? तो चोल साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। यह भी आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल दोस्तों। देखिए मैं ऑप्शन देके आपको क्यों नहीं पढ़ाता? इसलिए नहीं पढ़ाता कि आप अपने आप को ना ऑप्शन के आधार पर तैयार मत करिए, सीधे सवाल आना चाहिए और जबान पर उत्तर आना चाहिए। हम कह रहे हैं ऑप्शन की जरूरत क्यों है आपको? ऑप्शन को देख करके अपने आप को अपंग मत बनाइए, सीखिए, बिना ऑप्शन के उत्तर देना सीखिए, ठीक है। कोई ऑप्शन लेने की जरूरत यहां पर नहीं है। आगे बढ़िए, लिख रहा है चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? यह सवाल मुझे इसलिए देना पड़ा क्योंकि इसके पहले के जो थे ना, जैसे मैं हर्ष की बात कर दूं तो हर्ष के काल में भी 5 भागों में था, अशोक के काल में दोस्तों 5 भाग। ज्यादातर जगहों पे हमने पढ़ा कि प्रांत जो थे वो 5 हिस्सों में बटे होते थे, लेकिन चोल साम्राज्य में प्रांत 6 हिस्सों में बटा था। इसीलिए मुझे लगा कि यहां दे देना चाहिए क्योंकि आपके लिए कुछ नया, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं, चोल साम्राज्य में ना प्रांत को प्रांत कहा ही नहीं जाता था, प्रांत का एक दूसरा नाम होता था, उसे मंडलम कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? प्रांत को ही क्या कहते थे? याद रखेगा प्रांत को ही मंडलम नाम से जाना जाता था चोल साम्राज्य में, ठीक है। और कितनी संख्या थी? तो टोटल संख्या 6 थी। लिख रहा है नगर की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? ठीक है, कहां की दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, जो नगर होते थे तो नगर की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? इनका अलग नाम होता था। नगर के स्थानीय सभा को कहा जाता था नगर तार। क्या कहते थे दोस्तों? नगर तार कहते थे। याद रखिएगा स्थानीय सभा को नगर तार कहते थे। इसी तरह से दोस्तों गांव की स्थानीय सभा को, गांव को दोस्तों नाडू भी कहा जाता था। गांव को क्या कहते थे? नाडू कहते थे, ठीक है। तो गांव या नाडू की स्थानीय सभा को क्या कहते थे? इसके स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था दोस्तों नेटूर। क्या कहा जाता था? नेटूर कहा जाता था, नेटूर, ठीक है, याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं ना, ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? तो याद रखेगा ग्राम सभा को कुर्रम कहते थे। क्या कहते थे? कुर्रम कहा जाता था, ठीक है। तो अलग अलग समय में दोस्तों अलग अलग नाम दिया गया। दक्षिण भारतीय राजवंश है तो उनका थोड़ा सा वैसे भी अलग नाम होता है, तो इसको याद रखें। जैसे प्रांत को मंडलम कहा गया, ग्राम सभा को कुर्रम कहा गया, ग्राम सभा से संबंधित जो स्थानीय सभा होती थी, स्थानीय स्वशासन की देखरेख करता था, उसे नेटूर कहा गया। नगर का जो व्यवस्था देखता था, नगर का जो स्थानीय सभा को देखता था, उसे क्या कहते थे? उसे नगर तार कहते थे। तीन चीजों को आप याद रखेगा। इसी तरह से व्यापारियों की जो सभा देखता था दोस्तों, उन व्यापारियों की सभा देखने वाले को क्या कहते थे? तो याद रखेगा उसे कहते थे नगरम। अब देखिए यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नगर तार किसे कहते थे? नगर तार कहा जाता था नगर की स्थानीय सभा को। नगर की स्थानीय सभा को नगर तार कहा जाता था, जबकि व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? तो उन्हें नगरम कहा जाता था, ठीक है। इसी तरह से जो ब्राह्मणों की सभा होती थी, ठीक है, जो ब्राह्मणों की सभा को दोस्तों क्या कहते थे? ठीक है, तो ब्राह्मणों की सभा को महासभा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ठीक है, चाहे सभा भी बोलते थे या महासभा नाम दिया जाता था, यह भी याद रखेगा। किसके? ब्राह्मणों की सभा को महासभा कहा जाता था, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा चोलों की भूमि माप की इकाई क्या थी? ठीक है, तो याद रखेगा भूमि माप भी मुझे बताएगा और यह भी बताएगा कि चोल साम्राज्य में भूमि कर कितना दिया जाता था, ठीक है। तो याद रखेगा भूमि कर लगता था 1/3। कितना बटता? 1/3 दोस्तों। आपको मतलब जितना आपने प्रोडक्शन किया उसका तीसरा हिस्सा दे दीजिए किसको? चोल राजा को जमा कर दीजिए। भूमि कर के रूप में इतना ज्यादा टैक्स लगता था, ठीक है। और इसको क्या बोलते थे? भूमि माप की इकाई को क्या कहा जाता था? तो इसको दोस्तों वेली कहा जाता था। क्या कहते थे? याद रखेगा चोल साम्राज्य में भूमि माप की इकाई को क्या कहा जाता था? वेली।
क्या कहते हैं दोस्तों, वेली कहा जाता था। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। अगला लिख रहा है मठों को, जी हाँ दोस्तों, कोई भी मठ हो तो मठों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी। ठीक है, जल्दी से बताइए, किसी भी मठ को दी जाने वाली भूमि को दोस्तों क्या कहते थे, उसे कहते थे पड़प्पुर। क्या कहते थे, पड़प्पुर। क्या कहते हैं दोस्तों, पड़प्पुर कहते थे। मठ को देने वाली भूमि को पड़प्पुर कहा जाता था। इसी तरह से दोस्तों एक सवाल और दे सकता है, मान लीजिए आपसे पूछ दे कि विद्यालय को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। ठीक है, विद्यालय को दी जाने वाली भूमि, बताइए, विद्यालय को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता दोस्तों शालाभ। ठीक है, क्या कहा जाता था, शाला भोग, शालाभ, शाला भोग, शाला भोग। ठीक है, शाला भोग। ठीक है, शाला भोग कहा जाता था इसे। इसी तरह से अगर कोई जमीन मंदिर को दान दे दिया गया तो उसे क्या कहा जाता था। ठीक है, ठीक है, मंदिर को दी जाने वाली भूमि। ठीक है, जो भूमि मंदिर को दे दिया गया कि भाई यहां पर अब मंदिर बना लीजिए, उसे क्या कहा जाता था, उसे, अच्छा, मंदिर में देवता रहते तो देव से याद रखेगा देवदान, ये क्या हो जाता दोस्तों, इसे देवदान के नाम से जानते थे। इसी तरह से ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता था ब्रह्मदेय। क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेय, मतलब ब्राह्मण को दे दिया गया ना तो ब्रह्मदेय कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल और भी दे सकता है, भाई गैर ब्राह्मण को अगर कोई भूमि दिया गया तो उसे क्या कहा जाएगा। ये सब बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। ठीक है, गैर ब्राह्मण को अगर कोई भूमि ऐसी है जो खाली है और ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जो गैर ब्राह्मण है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाता था वेल्लन वगाई। क्या कहते थे, वेल्लन वगाई कहते थे। क्या कहते थे, वेल्लन वगाई कहते थे, याद रखेंगे। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे, वेल्लन वगाई के नाम से जानते थे। आ रहा है समझ में, थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस हो रहा होगा ना। डिफिकल्ट पता क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं ना वो दक्षिण भारतीय राजवंश के इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा नाम में डिफिकल्ट है और ज्यादा कुछ नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज करेंगे ना तो आपको चीजें याद आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, पढ़िएगा ध्यान से। लिख रहा है चोल प्रशासन के उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था, जो सबसे ज्यादा ऊंचे पद पर विराजमान होते थे, भाई उनके लिए एक शब्द था दोस्तों पेरुंदम। क्या कहते थे, याद रखेगा, पेरुंदम कहा जाता था, पेरुंदम, पेरुंदम। ठीक है, पेरुंदम। ठीक है, जो उच्च पद पर अधिकारी बैठते थे उसे पेरुंदम कहा जाता था। ठीक है, तो यह भी पूछ सकता है ना, जो निम्न पद पर अधिकारी होते थे, निम्न पदाधिकारी, निम्न पदाधिकारी को क्या कहा जाता था, तो उनके लिए दोस्तों ऐसे ही शब्द है सेरुंदन। क्या है दोस्तों, शेरुंदन, शेरुंदन। ठीक है, यहां म है, यहां न है। ठीक है, शेरुंदन कहते थे, निम्न पद वालों को शेरुंदन और उच्च पद वालों को क्या कहते थे, पेरुंदम। ठीक है, पेरुंदम, तो याद रखेगा, ये भी अच्छा पॉइंट हो गया। लिख रहा है चोल काल में सोने के सिक्के जो होते थे दोस्तों, उन सोने के सिक्के को दक्षिण भारत में चोल राजवंश में दोस्तों किस नाम से जानते थे, तो याद रखेगा, इसे काशू कहते थे। क्या कहते थे, काशू कहते थे। कई जगह पे काशू मिला है, कई जगह पे कलंजू मिला है, कलंजू। ठीक है, तो कन लजू मिला है। ठीक है, कन लजू पढ़ेंगे इसको, कलंजू नहीं पढ़ेंगे, ल के ऊपर बिंदी नहीं, क के ऊपर बिंदी। ठीक है, तो कन लजू। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लिख रहा है चोल शासकों के शासन काल में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन देखता था। ठीक है, याद रखेगा, कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन देखता था। ये एक डिफरेंट सवाल है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां लिखेगा टोट वारियम। ठीक है, क्या है दोस्तों, याद रखेगा, टोट वारियम। इस तरह से कई वारियम होते थे। वारियम क्या होता था, याद रखेगा, विभाग होता था। ठीक है, तो टोट वारियम जो होता था दोस्तों, टोट से तोता, याद रखेगा, तोता उद्यान में रहता तो उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था, याद रखेगा, टोट वारियम देखता था। ऐसे कई सारे विभाग बने होते थे जो अलग अलग काम देखते थे। ठीक है, उसमें से एक टोटवारियम है, इस पर सवाल भी आ चुका परीक्षा में, इसलिए यहां पर सवाल शामिल कर लिया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और कब क्लास समाप्त हो जाता है ये तो पता भी नहीं चलता, लेकिन नहीं पता चलता तो रोज क्लास देखिए। ठीक है, आप समय दीजिए, रोज क्लास देखिए। आप एक काम करिए ना, मैं इस क्लास का टाइमिंग चेंज करना चाहता हूं। ठीक है, तो एक बार आप मुझे बताइए कि टाइमिंग क्या कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो अच्छा होगा। अभी रात को 8 बजे हिंदी जाती है, 9 बजे जी के जीएस जाता है। ठीक है, तो ऐसे में 2 क्लास लगातार हो जाएगी, तो मैं चाह रहा हूं कि क्लास का टाइम चेंज कर दिया जाए। तो कम से कम आज तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वरना फिर मैं अपने मन से टाइम चेंज कर दूंगा तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो कोशिश करेगा, टाइम आप जरूर बताइएगा। दोस्तों कई सारे विषय यूट्यूब पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ये भी जबरदस्त है दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स हैं तो हमने लिख कर पढ़ाया है कॉपी पर, वो वीडियो भी यूट्यूब पर पूरी तरह से अवेलेबल है और यहाँ पर उसी का नोट्स दिया जा रहा है। और अगर आप किताबें खरीदेंगे तो देखिए सैंपल के तौर पर किताब आपको दिखा दो, अगर आप किताब लेते हैं तो भाई घर बैठे ऑर्डर करेंगे और 3-4 दिनों में किताब आपके घर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया,
वहां जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ दोस्तों ऐप पे मैंने दे दिया, स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर सीक्वेंस आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, वहां से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, कोई चार्ज नहीं दोस्तों पीडीएफ के लिए, आप पीडीएफ इत्मीनान से ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।